नमस्कार, स्वागत है आपका गाइडर किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये क्लास 10th की मैथ्स का आपके लिए सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इसके पहले के वीडियो में हमने संख्या पद्धति एवं उसके प्रकार का अध्ययन कर लिया है। साथ में हमने वहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम यहाँ पर जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, उसके उपयोग की चर्चा करें तो उसका उपयोग दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त HCF की गणना के लिए किया जाता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले HCF और LCM में मूलभूत अंतर क्या है और हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं HCF और यहाँ पर लिख लेते हैं LCM। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए HCF का पूरा नाम क्या है? महत्तम समापवर्त। और LCM का पूरा नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्त। हम यदि इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लें और एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम दो संख्याएं ले लेते हैं। एक ले लेते हैं 16 और एक ले लेते हैं 64। ठीक है, आप इसके पहले भी गणना किए हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो कार्य कुछ आप इस प्रकार से किए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? 16। सबसे पहले 16 के हम गुणज निकाल लेते हैं। तो 16 का गुणज क्या होगा? तो हम 2 से भाग दें तो यहाँ पर मिल जाएगा 8, फिर से 2 से भाग दें तो यहाँ मिल जाएगा 4, यहाँ पर 2 से भाग दें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1। यानी हम यहाँ पर 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 16, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 64 के लिए बात करें तो 64 के लिए क्या हो जाएगा? 64 के लिए क्या हो जाएगा? चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यदि हम इसे 2 से भाग दें तो ये हो जाएगा 32, यहाँ पर 2 से भाग दें तो ये हो जाएगा 16 और इसके बाद पुनः क्या मिल जाएगा हमें? यही 2, तो ये हो जाएगा 8, ये 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 करेंगे तो फिर बाद में कितना हो जाएगा? 1। तो हम यहाँ पर देखिए आपकी ये दो संख्याएं एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के सामने दो संख्याएं और बढ़ी हैं। यहाँ पर आपको मेरे पीछे संख्याएं शायद दिखाई ना दे रही, तो अभी कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा? 64। यहाँ पर आपको ये देखना है होता है कि ऐसे कौन कौन से जोड़े हैं जो कि दोनों में प्राप्त हो रहे हैं। तो कौन कौन से जोड़े हैं? यही कुछ हैं क्या? आप इसके पहले महत्तम समापवर्त ज्ञात किए हैं ना, तो कुछ वही विधि है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल की वैल्यू कितनी मिलेगी? इक्वल आपको मिलेगा 16। कितना मिलेगा? 16। देखिए मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, आप वो समझिए। ये 16 क्या है भाई? ये 16 क्या है? तो ये वह सबसे बड़ी संख्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जो 16 और 64 दोनों को विभाजित कर सकती है। ध्यान दीजिए, ये जो महत्तम समापवर्त प्राप्त हुआ है हमें 16 और 64 का आंसर कितना आया है? 16। ये 16 क्या है?
वे सबसे बड़ी संख्या। देखिए 16 और 64 को बहुत सारी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं, जैसे कि 2 भी कर सकती है, 4 भी कर सकती है, दोनों को कर सकती है ना, 8 भी कर सकती है और 16 भी कर सकती है। 12 तो कर नहीं सकता दोनों को ना, 10 कर सकता। तो इन सब संख्याओं में 16 क्या है? इन सब संख्याओं में 16 सबसे बड़ी संख्या। यानी हम क्या कहेंगे कि उन सब संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो 16 और 64 को विभाजित कर सकती हैं, वह सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है? सबसे बड़ी संख्या कहलाती है महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? एक बार फिर से, जो 16 और 64 का महत्तम समापवर्त प्राप्त होता है वह उन दोनों को विभाजित कर सकता है। क्लियर है? अब हम यदि एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमें किस प्रकार प्राप्त होगा? तो ये हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। अब देखिए, यदि मैं इसके लिए भी एक एग्जाम्पल की बात करूं तो ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 12, 15, 18 और 27। इसके लिए आप कैसे एलसीएम निकालते हैं? तो इसके लिए आप ये करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? संख्या लिख लेते हैं। ये होगी 12, 15, 18 और 27। सबसे पहले हम 2 से भाग दे दें तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 15, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 27। अब हम किससे दे दें? अभी भी हम 2 से कर दें तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 27। अब किससे दे दें? 3 से। तो ये क्या आ जाएगा? 1, ये आ जाएगा 5, ये यहाँ पर 3, यहाँ पर 9। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं? फिर से 3 से कर दें तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। यहाँ पर फिर से 3 से कर दें तो ये 1, ये 5, ये 1, ये 1। अब क्या इससे करते हैं? 5। तो यहाँ पर सब में क्या आ जाएगा? 1, 1, 1। यही तक आप करते आ रहे हैं ना। तो ये सब संख्याएं क्या हैं? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन सब संख्याओं का गुणनफल। इन सब संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? इन सब संख्याओं के गुणनफल को हम कहते हैं इन सब संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और तिया कितना हो जाएगा? 210 और 210 पंजे कितना आ जाएगा? 540। एक मिनट। यदि हम इसके मल्टीप्लाई की बात करें तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 540। कैसे आएगा? देखिए, यहाँ पर हम कर देते हैं 2 दूनी 4। इसके बाद ये हो जाएगा 27, 4 गुणा 27 गुणा ये कितना आ जाएगा? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 20 गुणा 27, 27 दूनी 54 और ये 20 का 0। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? 540। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान देना है इस 540 पे और इसके ये किसका लघुत्तम समापवर्त है? तो ये किसका लघुत्तम समापवर्त है? 12 का, 15, 18 और 27 का। ध्यान दीजिए, ये जो 540 है, ये 540
12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी डिवाइड होगा और 27 से डिवाइड। यानी लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो सके। फिर से एक बार, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त में क्या अंतर है, आप यहाँ पर ये देखिए कि लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो महत्तम समापवर्त में देखिए आप, ये जो 16 है ये वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे दी हुई संख्याएं विभाजित हो पाए। यानी आंसर से प्रश्न विभाजित होता है महत्तम समापवर्त में, और लघुत्तम समापवर्त में क्या होता है, जो आंसर है वो विभाजित होता है प्रश्न में दिए हुए नंबरों से। क्लियर है? उम्मीद है मुझे आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शीर्षक की ओर, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, हमने इसकी चर्चा इसके पूर्व वीडियो में कर ली है, फिर भी हम यहाँ पर इसको पुनः समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में एक मूलभूत अंतर के बारे में चर्चा स्पष्ट की है। क्या है भाई वो चर्चा? यहाँ पर आपको एल्गोरिदम यानी प्रमेयिका, ठीक है, और थ्योरम के बारे में स्पष्ट अंतर बताया गया। तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम होती है सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, वेल डिफाइंड सीरीज होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विशेष प्रकार की समस्या को हल करते हैं। तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम है विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। क्लियर है? जबकि थ्योरम क्या है? तो थ्योरम होता है सिद्ध कथन, प्रूव्ड स्टेटमेंट, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? जिसका जो उपयोग है वो अन्य कथनों के सिद्ध करने में किया जाता है। अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा था कि यदि a एक पूर्णांक हो जिसे किसी पूर्णांक b से डिवाइड किया जाए और भागफल q प्राप्त हो तथा रिमाइंडर r हो, तो हम उसे कुछ इस प्रकार लिख सकते थे। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक r की वैल्यू b से क्या ना हो जाए, छोटी ना हो जाए, या जो r है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा ना प्राप्त हो। तो ये क्या है? ये है ये है एक सिद्ध कथन। ये क्या है? एक सिद्ध कथन है। यह है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
यदि हम इस प्रमेयिका का उपयोग नियमित रूप से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से करें और इसके उपयोग से हम 2 अंकों के महत्तम समापवर्त की गणना करने में करें तो ये हो जाएगा एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर एल्गोरिथम और थ्योरम के बीच अंतर को स्पष्ट कर पा रहे हैं कि थ्योरम क्या होता है, एक सिद्ध कथन है जैसा कि ये है। ठीक है, और यदि इसका प्रयोग करके हम किसी समस्या को हल कर सकें, यानी समस्या क्या, हमें 2 अंकों के बीच महत्तम समापवर्त हमें ज्ञात कर सकें, तो वो प्रोसेस क्या होगी, वो विधि क्या होगी, वो श्रृंखला क्या होगी, एल्गोरिदम होगी, और वो जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, थ्योरम होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि यूक्लिड थ्योरम की जो जानकारी है वो प्राचीन काल से ना रही। ठीक है, फिर भी इसके बारे में जो लिखित साक्ष्य है, इसके बारे में जो लिखित साक्ष्य है वो यूक्लिड एलिमेंट की बुक क्रमांक 7वें में प्राप्त होती है। इसका जो साक्ष्य है वो साक्ष्य कहाँ प्राप्त होता है, इसका जो साक्ष्य है वो यूक्लिड एलिमेंट बुक 7th में प्राप्त होता है कि ये वास्तव में किस रूप में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि ये यूक्लिड थ्योरम क्या है, यूक्लिड थ्योरम क्या है। ठीक है, अब देखिए ये यूक्लिड थ्योरम क्या है। तो हमने आपसे बात की थी कि क्या है, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, 45 का डिवाइड किया था 2 से, तो हमें क्या मिला था, भाज्य मिला था हमें 2, भाज्य मिला था 45, भाजक मिला था 2, भागफल मिला था 22 और शेषफल मिला था 1। ठीक है ना, इसके सहायता से हमने क्या लिखा था कि A = B × Q + R, और ये भाग हम कब तक देते हैं, ये भाग हम तब तक देते हैं जब तक कि जो R की वैल्यू है वो 0 के बराबर ना हो या 0 से बड़ी ना हो, और जो R की वैल्यू है वो भाजक से क्या हो, छोटी ना हो। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कथन है, ये क्या है, यूक्लिड थ्योरम है। ठीक है, तो यूक्लिड थ्योरम समझ में आ रहा है। तो इसका उपयोग क्या है भाई, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है 2 संख्याओं के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की गणना करने में किया जाता है। ठीक है, देखिए आपकी बुक में केवल धनात्मक पूर्णांकों के HCF की चर्चा की गई है। ऐसा नहीं है कि केवल धनात्मक पूर्णांकों के HCF की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा भी हम ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, ऋणात्मक जो संख्याएं हैं उनके HCF की गणना भी इस यूक्लिड थ्योरम की सहायता से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, किंतु केवल आपकी बुक में धनात्मक पूर्णांकों की चर्चा की गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे दो संख्याओं के HCF की गणना कर सकते हैं। चलिए हम इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल में 2 संख्या ले लेते हैं। कौन कौन सी 2 संख्या, एक ले लेते हैं 18 और एक ले लेते हैं 27। आप जल्दी से इसका महत्तम समापवर्त ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम भी यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। तो हम इसके लिए हमारी जो पद्धति जो हम करते आ रहे हैं, जिस विधि से, हम उस विधि से सबसे पहले करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले 18, इसका डिवाइड कर दें 3 से तो ये हो जाएगा 6, यहाँ से हम कर दें 3 से तो ये हो जाएगा 2,
ये फिर 2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 1। कुछ इस प्रकार से आपको ये मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर ये भी कर दें, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 27, ये हो जाएगा 3, 3 यहाँ पे 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। तो हम यहाँ पर लिख लें कि 18 को गुणज किस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 2, और 27 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम इसके जोड़े की बात करें तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होता है, ये 3 का और ये एक 3 का। तो इसका महत्तम समावर्त कितना होगा, 3 गुणा 3 बराबर 9। यानी आप देखिए कि ये 9 क्या है, 9 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 18 और 27 दोनों विभाजित हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने इस विधि द्वारा तो प्राप्त कर लिया। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले से मिटा लेते हैं, या हम इसे ना मिटाएं तो हम इसके लिए अगला पेज ले लेते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर लें, यहाँ पर ले लेते हैं हमारी 2 संख्याएं कौन कौन सी थी, 18 और 27। देखिए इसके लिए कुछ चरण हैं, तो हम सबसे पहले क्रमांक डाल लेते हैं। स्टेप 1, आपको सबसे पहले देखना है कि ये दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। तो इस देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 27 बड़ी है 18 से। दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको मिला कि 27 बड़ा है 18 से, तो आप क्या करेंगे, 27 को कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि 18 के गुणज के रूप में वो प्राप्त हो जाए। जैसे 18, या आप इसके लिए ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर दें, इसको 27 लिखें, यहाँ पर लिखें 18, तो ये हो जाएगा 18 एकम 18, तो यहाँ 18 बच गया 9। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 27 को लिख सकते हैं 27 बराबर 18 गुणा 1 धन 9। ठीक है, अब देखिए हम 27 को लिख सकते हैं 18 गुणा 9, तो यहाँ पर 18 क्या प्राप्त हुआ है, भागफल, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है 9, शेषफल। अभी भी देखिए हम 18 और 9 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड स्टेप में प्रयोग करेंगे। जो हमारा भागफल प्राप्त होता है हम उसे शेषफल के साथ किस प्रकार लिख सकते हैं, तो शेषफल के साथ हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर कर देंगे 18 और हम इसका भाग दे देंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये रिमाइंडर आ जाएगा 0, शेषफल कितना जाएगा 0, तो 9 दूनी 18 धन 0। जैसे ही आपका जिस स्टेप में मान 0 आता है आपका एल्गोरिदम समाप्त हो जाता है और आपको आपका महत्तम समावर्त प्राप्त हो जाता है। अब आप बताइए जरा इसका महत्तम समावर्त कितना प्राप्त हुआ था। तो देखिए इसका जो महत्तम समावर्त प्राप्त हुआ था वो है 9, और अब देखिए यहाँ पर ये एक नंबर है 9 और एक ये है 9, यानी जो लास्ट स्टेप है और जो उसके ऊपर का स्टेप है वहाँ पे जो शेषफल है, जो कॉमन शेषफल है, यहाँ पे देखिए ये 9 है, कॉमन है 9 ही है, यही क्या होगा आपका, यही क्या होगा आपका दिए हुए संख्याओं से प्राप्त महत्तम समावर्त होगा। ठीक है, चलिए यदि आपको समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, हम इसे अगले क्वेश्चन में समझने का प्रयास करें। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न में कर लेते हैं। तो आपकी बुक में नेक्स्ट प्रश्न में देखिए पेज नंबर 7 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पेज नंबर 7 में आपका एक क्वेश्चन दिया है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या क्वेश्चन दिया है देखिए, 455 और 42 का HCF
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से प्राप्त कीजिए। तो हम देखिए इसे दो तरीके से कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हम खींच लेते हैं एक सीधी रेखा, ठीक है। इसके लेफ्ट में हम सामान्य विधि से करेंगे और इसके राइट में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सामान्य मेथड से कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ये रेखा खींच लें। तो यहां पर क्या लिख दें, 455 का डिवाइड करें 5 से, तो ये क्या जाएगा 9 1। इसके बाद इसका डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये जाएगा 13, और इसका यदि 13 से करें तो ये जाएगा 1। यानी 455 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 13 लिख सकते हैं। इसके बाद हम सेकेंड नंबर को उठा लेते हैं। सेकेंड नंबर में क्या दिया है 42। 42 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो ये कितना जाएगा 21, और ये इसको हम 3 से करें तो ये जाएगा 7, 7 से करेंगे तो ये, यानी हम इस 455 को इस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 13, और 42 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा 3। यहाँ पर मैंने क्रम बदल दिया। क्रम क्यों बदलना है आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमें ये जोड़ा प्राप्त हो जाए जो दोनों में क्या हो कॉमन हो। तो आपका आंसर कितना होगा 7 होगा। यहाँ से आप बता सकते हैं कि 455 और 42 का जो HCF है वो कितना प्राप्त हुआ 7। किंतु अब हम यूक्लिड डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कर लेते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट स्टेप में क्या देखना होगा, फर्स्ट स्टेप में देखना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, 455 बड़ा है या 42, तो सीधी सी बात है 455 बड़ा है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे 455 में 42 का भाग दे देंगे, तो आपको क्या मिलेगा 455 को आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि 42 गुणा 10 धन 35 के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ये जो Q की वैल्यू प्राप्त होती है, किसकी वैल्यू प्राप्त होती है, सॉरी ये जो Q की वैल्यू प्राप्त होती है ये किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, R की। ये किसकी वैल्यू है, Q की। तो यहाँ पर जो B है और जो R है आप केवल इसका प्रयोग करके थर्ड में लिखेंगे। तो B को कहाँ लिख देंगे 42 यहाँ पर, और Q को किस प्रकार लिखेंगे 35 गुणा 1 धन 7, ठीक है। इसके बाद देखिए शेषफल तो शून्य प्राप्त नहीं हुआ, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 7। तो जब तक शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए तब तक हम इस प्रक्रिया को, इस चरणों को हम संचालित करते रहेंगे। अब क्या मिला देखिए, B की वैल्यू 35 है और R की वैल्यू 7 है, तो B को लिख देंगे यहाँ पर और R को लिख देंगे यहाँ पर। तो हम इसे कैसे लिख दें 7 गुणा 5 धन 0, तो ये हो जाएगा शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। तो हम देखेंगे कि जो लास्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप के जो शेषफल है उसमें कॉमन संख्या कौन सी है, तो उसमें कॉमन संख्या कौन सी है 7 है। यही कॉमन संख्या आपका HCF होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से। अब देखिए हम एक और प्रश्न को लेके चलते हैं। हमारे पास एक और प्रश्न क्या है, तो आप देखिए कि एक और प्रश्न है 4052 और 12576। इन दो संख्याओं का हमें क्या प्राप्त करना है, HCF प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना है, HCF प्राप्त करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से। तो चलिए भैया प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमारा पहला स्टेप होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी है,
12,576 बड़ी है 4,052 से। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि हम 12,576 में किसका भाग दे दें, 4,052 का भाग दे दें। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि देखिए 12,576 में किसका भाग दिया हमने, 4,052 का, ठीक है ना। 4,052 में हमने 3 का देखिए 3 का कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 156, ठीक है, 156 और 12,156। आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसे घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। यानी भागफल कितना मिला 3, शेषफल कितना मिला 420। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4,052 गुणा 3 धन 420। अब देखिए हमें शेषफल तो 0 प्राप्त नहीं हुआ है। अब 0 प्राप्त नहीं हुआ तो हम थर्ड स्टेप लिखेंगे। जो ये b की वैल्यू है, जो r की वैल्यू है, इसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू लिख देंगे 4,052 बराबर 420। अब 420 में भाग दे दीजिए 4,052 का। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम कर देते हैं 4,052 को 420 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 9 शून्यम 0, 9 दूनी 18 की 8, हासिल क्या आई 1, और ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 1 37। इसको हम घटा दें तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2, 15 में से 8 गया 7 और 40 में से 39 में से 37 गया 2। तो कितना प्राप्त हुआ 2। तो यहाँ पर देखिए भागफल कितना मिला हमें 9, शेषफल कितना मिला 272। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 420 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 272, इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए पुनः हमें संख्या प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप लिख लेते हैं, फोर्थ स्टेप में क्या आ जाएगा, फोर्थ स्टेप में क्या आ जाएगा, ये जो पुनः b की वैल्यू कितनी है 420 बराबर किसका भाग दे दें हम इसमें 272 का। तो हम इसमें कितना का दे दें, तो 472 गुणा 1 धन 148 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। पुनः देखिए यहाँ पर भी 148 आपका शेषफल प्राप्त होता है। इसके बाद आप पुनः 5वां स्टेप करेंगे, क्या करेंगे, 272 बराबर 148 गुणा 1 धन कितना करेंगे, 148 गुणा 1 धन 124। पुनः आप देखिए आपका शेषफल 124 प्राप्त होता है। आप इसके लिए पुनः छठवीं जो स्टेप है उसको देखेंगे, तो यहाँ पर आपको 148 प्राप्त होगा और 148 में किसका भाग देंगे 124 का। तो क्या हो जाएगा 124 गुणा 1 धन 24 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पुनः आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता। इसके बाद आप ये देखिए, इसके बाद आप पुनः देखिए कि आपका जो शेषफल है वो प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या था 148 था। अब यहाँ पर देखिए कि 124 आपको प्राप्त होता है। 124 में आप किसका डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 24 से। तो 24 पंचे कितना आ जाएगा 120 धन, यदि हम यहाँ पर किसकी बात कर दें, एक मिनट, 124 का 24 से डिवाइड करें, है ना। तो 24 पंचे कितना आ जाएगा 120 धन कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। अब पुनः आपका देखिए शेषफल 4 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, पुनः 24 को यहाँ पर लिखेंगे, 4 को यहाँ पर करेंगे, 4 6 24 धन। अब आपका क्या प्राप्त हो गया, शेषफल यानी r की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 0 प्राप्त हो गई। तो आपको क्या करना है, अंतिम स्टेप और अंतिम स्टेप के जो ऊपर का स्टेप है उसका जो शेषफल कितना है 4 है, और यहाँ पर जो भाजक है वो कितना है 4 है। दोनों में जो देखिए आप कॉमन संख्या कौन सी प्राप्त हो रही है 4। यही 4
दी हुई संख्याएं कौन कौन सी दी संख्या हैं? 12,576 और 4,052 का क्या है? HCF है। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना होगा। कौन सी बात है वो? तो देखिए कि यहाँ पर हमें दो संख्याएं प्राप्त होती हैं, 12,576 और 4,052। इसका एलसीएम हमें कितना प्राप्त होता है? वो सॉरी एचसीएफ क्या प्राप्त होता है? 4। तो केवल ये इसका एचसीएफ नहीं है, यहाँ पर एचसीएफ है 4,052 और 420 का। इसके बाद 420 और 272 का एचसीएफ भी क्या होगा? 4 होगा। 272 और 148 का एचसीएफ भी क्या होगा? 4 होगा। 148 और 124 का एचसीएफ भी कितना होगा? 4 होगा। साथ ही में 124 और 24 का एचसीएफ भी 4 होगा और 24 और 4 का एचसीएफ भी कितना होगा? 4 होगा। तो इन सब संख्याओं के एचसीएफ को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो अनुप्रयोग है मुख्यतः क्या है? इसका जो मुख्यतः अनुप्रयोग है वह है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। तो ये इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें इसको पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, अब जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम उसमें कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक काम करना है, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक को आपके सामने रखना है, अपनी बुक को आपके सामने रखना है और आपको एक क्या रखना है? पेन और कॉपी। जो जो हम बताते चल रहे हैं उसे आप नोट तो करना ही है, साथ में अपनी बुक को भी देखते हुए चलना है, क्योंकि अंतिम आपका लक्ष्य क्या है? आपकी बुक को कवर करना है। ठीक है, तो आपको अपनी बुक को कवर करने के पूर्ण प्रयास करना और आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।